परिंदे से उसका घर छीनना नहीं चाहिए था, बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था। कुछ लोग इस पूरे आंदोलन को ये कह के बदनाम करने की कोशिश करें कि यार राजनीति हो रही है। भाई अगर राजनीति हो रही है तो लाओ अपनी माँ बहन बेटी को बिठाओ सड़क पे, बिठाओ 100 दिन तक सड़क पे, तो हम माने कि if everything becomes politics, then decide your politics। ये सेंचुरी मील का पत्थर साबित होगी और मुंह तोड़ जवाब देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लोग आरएसएस और बीजेपी के याद रखें। हमारी जो पीएचडी की डिग्री मैं कहती हूँ मेरे लिए फर्जी है। अगर मैं बोल नहीं पाई, लड़ नहीं पाई अपने अधिकारों के लिए साथियों, ना कोई करेंसी बनी जो हमें खरीद सकती है, ना कोई डर बना, ना कोई धमकी बनी जो हमें डरा सकती है। सिर्फ लोकतंत्र नाम का रह गया। आपको क्या लगता है कि तोते का रटाया हुआ पाठ है जो हम हर दिन बोलते हैं? यार ये हमारे दिल का दर्द है जो हम बयां करते हैं आपके सामने। किससे मांगे, किसको सुनाए जाके? इसमें आपकी सत्ता को उखाड़ के रहेंगे, ब्राह्मणवाद मनुवाद को उखाड़ के रहेंगे, इस आरएसएस की नींव को उखाड़ के रहेंगे। के आंदोलन का 100वां दिन है, सेंचुरी है, तो मैं डॉक्टर रितु को मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये सेंचुरी लगाने के लिए। ये सेंचुरी किसी भी उस सेंचुरी से जो आप क्रिकेट में देखते हैं ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ज़्यादा परेशानी झेलने वाली सेंचुरी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सेंचुरी मील का पत्थर साबित होगी इस देश में बहुजन समाज के न्याय आंदोलन के लिए, कि न्याय के लिए आंदोलन होंगे, नौकरी या अपने ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट से आंदोलन नहीं होंगे। यही एक कुंजी है बहुजन समाज को, देश के हर एक कमज़ोर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए। तो इसीलिए मैं आज डॉक्टर रितु को, और डॉक्टर रितु को ही नहीं, यहाँ बैठे तमाम साथियों को, क्योंकि किसी भी साथी का इसमें सहयोग कम नहीं था, नहीं तो डॉक्टर रितु शायद ये सेंचुरी नहीं लगा पाती। उन सभी संगठनों का धन्यवाद करते हैं, उन सभी इंडिविजुअल्स का धन्यवाद करते हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हम पूरे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हर एक उस संगठन का, हमारे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, जो यहाँ पर हमारे साथ इस इम्पॉसिबल लड़ाई में ये 100 दिन जिसने गुजारे हैं। 100 दिन कम नहीं होते साथियों। हर एक उस इंडिविजुअल का, हर एक उस बहुजन के साथी का, हर एक उस संविधान के मानने वाले अम्बेडकराइट का, हर एक उस साथी का, हर एक उस नागरिक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं जो यहाँ आया और जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसने पूरे देश में डॉक्टर रितु के इस आंदोलन के बारे में चर्चा करके एक पूरे देश में जन जागरण किया एक तरीके से, उस सब का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमारा ये आंदोलन, क्योंकि न्यायालय में भी देर हो रही है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि 80% न्याय जो है सड़क से मिलेगा, 20% न्याय अदालतों से मिलेगा। तो आज हम जनता की अदालत में ऐसा एक सबूत रखने वाले हैं जिससे इस देश के एक एक नागरिक को जो इंसाफ पसंद है, जिसकी आंखें खुल जाएंगी कि इतना बड़ा न्याय, इतना बड़ा अत्याचार डॉक्टर रितु के साथ हो रहा था। और डॉक्टर रितु की तरह हमारे हर एक बहुजन के इंटेलेक्चुअल का, जो ये मनुवादियों के जो फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो छदम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा अक्लमंद और काबिल है, उसके साथ क्या अत्याचार होता है। ये मैं एक चिट्ठी बताना चाहता हूँ आपको, जो लिखी है चेयरमैन ने दौलत राम कॉलेज की। किसको लिखी है? भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी को, डॉक्टर रितु के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में दौलत राम कॉलेज की जो चेयरमैन थी, जो चेयरमैन, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, जो चेयरमैन, प्रिंसिपल इस बात की इंचार्ज नहीं होती है डॉक्टर रितु या किसी को भी नौकरी देने की या नौकरी लेने की, इंचार्ज चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी होती है किसी कॉलेज की। वो चेयरमैन जो उस इंस्टीट्यूशन की बॉस थी, उन्होंने डॉक्टर रितु के अत्याचार के बारे में भारत सरकार को क्या लिखा है, और ये भारत सरकार किस तरीके से इस लेटर को भी इग्नोर करके डॉक्टर रितु के साथ भारत सरकार में जो बैठे हुए भ्रष्ट मनुवादी लोग बैठे हैं, उन लोगों ने कैसे अत्याचार किया, उसका एक सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। पहले आप क्लोजअप करके ये देख लें।
फिर मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। ये भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है उस चेयरमैन ने, कॉपी दे देंगे। वो चेयरमैन जो वो ईमानदार, वो एक शरीफ, वो एक इंसाफ पसंद चेयरमैन थी। इसलिए ये भी मुझे बताते हुए आपको बड़ा दुख हो रहा है कि इस प्रिंसिपल ने उनके ऊपर ये चिट्ठी लिखने के बाद डॉक्टर सविता रॉय ने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए इस चेयरमैन के ऊपर कि वो बेचारी सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की निर्दयी व्यक्तित्व है इस सविता रॉय का, और उन सविता रॉय का साथ देने वाले सभी मनुवादियों का, वाइस चांसलर से लेके और रजिस्ट्रार से लेके प्रॉक्टर से लेके, ये सभी लोग इस प्रकार के हैं कि इस चेयरमैन को इतना प्रताड़ित किया डॉक्टर रितु के लिए सच बोलने का कि उनकी मृत्यु हो गई इस सदमे से कि डॉक्टर रितु के साथ ये हो रहा है, और मेरी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं डॉक्टर रितु को न्याय नहीं दिला पा रही। ये इस शरीफ आत्मा का अंत हुआ, उनकी मौत हुई। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने डॉक्टर रितु के बारे में क्या लिखा था भारत सरकार को। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस रितु सिंह regarding the matter of discrimination against scheduled caste ad hoc teacher। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। As soon as I took out the office order attached, the blatantly defied by chucking out Miss Ritu Singh, ad hoc teacher in psychological department, who had, along with others, already been re-employed, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, re-employed and given time table। ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। टाइम टेबल हर reason for doing this was not cogent, but I could make out that partly it was her bias against SC/ST Dalits, and partly because the teacher, being an intelligent, non-servile towards Roy, was presentable looking, personality conscious woman who would outshine Dr. Savita Roy any day in her balanced oratory and speech ability with students and staff. It is interesting to note that Dr. Savita Roy was removed as a teacher by governing body and principal Anula Maurya from Kalandi College and got rid of by sending her on sabbatical। मैं आप लोगों के सामने ये बात शुरू से कहता आया हूँ, आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर सविता रॉय और डॉक्टर रितु को अगर आमने सामने बिठा के डिबेट कराई जाएगी तो वो एक 5वीं क्लास के बच्चे जितनी साबित होगी डॉक्टर रितु के सामने, एक इडियट साबित होगी डॉक्टर रितु के सामने। आप लोगों को लगता होगा ये मेरी ज़बान है। मैं ये राज तब नहीं खोल रहा था कि ये मेरी ज़बान नहीं है, ये उस प्रिंसिपल की बॉस की ज़बान है जो उसके कॉलेज की चेयरमैन थी, कि डॉक्टर रितु के सामने वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करती थी। डॉक्टर रितु के टैलेंट के सामने, उसकी अपीयरेंस के सामने, उसके बोलने के ढंग से, और जिस तरीके से डॉक्टर रितु अपने बच्चों को पढ़ाती थी, जिस तरीके से डॉक्टर रितु अपने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी, उससे प्रिंसिपल को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था और उसका जो कास्ट बायस था वो और कई गुना बढ़ जाता था डॉक्टर रितु की तरफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दौलत राम कॉलेज की उस समय की चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट मांगने के बाद ये रिपोर्ट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब भी इस देश की किसी अदालत को, अब भी इस देश की किसी पुलिस को कोई सबूत चाहिए कि डॉक्टर रितु के साथ क्या हो रहा है। ये फैसला अब हम जनता की अदालत पे छोड़ते हैं कि जनता को आंदोलन करने पड़ेंगे बड़े। डॉक्टर रितु अकेली डॉक्टर रितु नहीं है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर रितु, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, रोज, अभी अनिल और आयुष IIT कॉलेज में, ये रोज हो रहा है। आगे मैं पढ़ता हूँ। डॉक्टर सविता रॉय
has a past history of anti-Dalit, SC/ST pursuits which can be verified। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस कॉलेज की चेयरमैन जो उसकी बॉस थी, उसकी अप्रेजल करती थी, वो बोल रही हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रही हैं। लेकिन ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर और उसके मनुवादी आरएसएस के बैठे सभी लोग ऐसी प्रिंसिपल तो चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन कोई बहुजन समाज से नहीं आती थी, वो भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के खिलाफ हम लोग एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और मैं इसीलिए बार बार बात बोलता हूँ कि उस समाज में नहीं, किसी भी समाज में ईमानदार, शरीफ, इंसाफ पसंद लोग होते हैं। ये चेयरमैन उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि इसने जान तो दे दी, डॉक्टर रितु को प्रताड़ित नहीं होने दिया, इसकी जान भी इसीलिए गई। मैं आगे पढ़ता हूँ। बिकॉज दिस एडॉक टीचर मिस रितु सिंह हैज़ received inhuman and very humiliating treatment at the hands of Dr. Roy, who has used her position and dirty accomplices। dirty accomplices कौन है? ये वाइस चांसलर, ये रजिस्ट्रार, ये प्रॉक्टर जो डॉक्टर रितु को जान से मारने की भी कोशिश कर चुके हैं यहीं पे आप लोगों के सामने। dirty accomplices to make Miss Ritu Singh jobless and went out her personal bias and hatred towards Miss Ritu Singh because she is a Dalit। कैपिटल वर्ड्स में लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, दलित शब्द उन्होंने कैपिटल वर्ड में लिखा है। अब नहीं वो she has created shockwaves amongst the DRC ad hoc staff। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस पे ठीक से इसका मंथन करके आप लोग इस पे अलग से अपनी रिपोर्टिंग भी करें। तो ये आज हम जनता की अदालत में ये मुकदमा अब ले जा रहे हैं क्योंकि न्याय मिलने में अदालतों से हमें देर हो रही है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, यही रजिस्ट्रार, यही दिल्ली पुलिस के ऊपर जो आरएसएस का दबाव है, पुलिस के अधिकारी भी इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों का, इसी भ्रष्ट प्रिंसिपल का, इसी भ्रष्ट रजिस्ट्रार का साथ दे रहे हैं आज भी। ये हम आप लोगों के माध्यम से जनता की अदालत में बात लाना चाहते हैं। दूसरा, आप सभी लोगों ने आज एक और बात देखी होगी महत्वपूर्ण, लक्ष्मण यादव साहब, उनका क्या किया? 15 साल से बेहतरीन पढ़ाई करा रहे थे, 15 साल से एडहॉक रख के जिस व्यक्ति से पढ़ाई कराई गई, आज उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे। कोई और दे या ना दे, ये हमारा देश के सभी बहुजनों से वादा है। ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इसका जवाब हम लोग इस आंदोलन से देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुंह तोड़ जवाब देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद रखें, ये सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के याद रखें। और इसके लिए हम आज एक और सवाल मेन उठा रहे हैं। आज 100वां दिन है ना कि एडहॉक जो अपॉइंटमेंट्स हो रही, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव आईआईटी और दूसरे अच्छे संस्थानों में हो रहा है। स्पेशल ड्राइव बैकलॉग भरने का स्पेशल ड्राइव हो रहा है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्पेशल ड्राइव होना चाहिए। हमारी जो 1 लाख नौकरियां गायब हुई हैं आज तक, चाहे अभी जो लोग भर्ती किए गए हैं 2 नंबर के तरीकों से, इलीगल तरीके से, उन्हें हटा के या खाली स्थानों पर बैकलॉग भरा जाएगा एससी एसटी और ओबीसी के लोगों द्वारा, परमानेंट नौकरियों द्वारा। अब एडहॉक से एडहॉक को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, परमानेंट नौकरियां एससी एसटी ओबीसी की भरी जाएंगी स्पेशल ड्राइव के लिए। ये हमारी आज के 100वें दिन एक बड़ी मांग है और इन मांगों को पूरा कराने के लिए हम लोगों के पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो हमने सोचा है और उसका हमने ऐलान भी किया था। आज बड़ा ऐलान कर रहे हैं। यहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा यहाँ से उखाड़ी गई थी 2009 में, वो यहाँ स्थापित होगी गेट नंबर 4 के बाहर। मैं सभी साथियों से बोलता हूँ जय भीम। और ये हमारा वादा है
यहीं स्थापित होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग खुद स्थापित कर दें, वरना हम करेंगे। बाबा साहब की जो प्रतिमा है सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों के आंदोलन से लगी है, सभी बहुजन समाज के। ये बहुजन समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंसाफ और बराबरी का रास्ता देने वाला सबसे बड़ा महापुरुष समझता है हमारे देश की आज़ादी के बाद संविधान के जरिए। तो उसकी प्रतिमा अगर यहाँ लगी होगी तो न्याय होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये सिंबल इसलिए हम यहाँ लगाएंगे ही, और बहुत जल्दी लगाएंगे। सभी साथियों से सहयोग की गुजारिश है। अब मैं डॉक्टर रितु से कहूँगा कि वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपनी बाकी कार्रवाई भी बताएं। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया साथियों का, मीडिया कर्मियों का। बड़ा अच्छा कल मैंने पोस्ट पढ़ा है, मेरे साथी ने डाला है कि परिंदे से उसका घर छीनना नहीं चाहिए था, बर्रे के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहिए था। और अब उस चीज़ को भुगतने के लिए तैयार रहो। पंगा तो तुमने ले लिया है और उसका इस चीज़ को शुरुआत तुमने करी है, इसको आगाज़ तक, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, जो आज प्राचा साहब ने, मैं सारे मीडिया कर्मियों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूंगी, आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। हम अभी तक शांत थे क्योंकि बिना हमारे नेशनल कन्वीनर की इजाज़त के बिना और एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के बजाय जब तक वो हमें परमिशन नहीं देते, हम लोग एक सबूत भी, एक चीज़ भी पब्लिक डोमेन में नहीं डालते। और आज 100 दिन, उनको नहीं लगा था कि 100 दिन तक, हमें लगा था कि पता तो था कि दलितों की इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती, लेकिन एकदम स्ट्रैटेजी के साथ जिस तरीके से चीज़ें तय होती गई, ये सबूत आपको देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरे को आज ये चीज़ बोलनी पड़ रही है और दुख इस चीज़ का मेरे दिल में, एक भी चीज़ का मुझे नहीं लगता इतना सा भी 1 इंच भी मलाल है इस 100 दिन का। इस 100 दिन में जो हमने प्राप्तियां करी हैं वो आपके सामने बैठी है कि आज एक शिक्षिका जब अकेली इस धरने पे एक बैनर के साथ आई थी, और आप देख लो आज स्टूडेंट का साथ, अधिवक्ता, मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी सर हम गए होंगे और 1 इंच भी पीछे हटने का सोचा होगा। हम हर दिन मजबूत हुए हैं, हर दिन हमें हमारी मंजिल क्लियर हुई है। ये सबूत जो आपको दिया, क्योंकि कुछ अराजक तत्व, कुछ लोग ये कह रहे, हाँ अभी बहुत सबूत है, कुछ लोग इस चीज़ को, इस पूरे आंदोलन को ये कह के बदनाम करने की कोशिश करें कि यार राजनीति हो रही है। भाई अगर राजनीति हो रही है तो लाओ अपनी माँ बहन बेटी को बिठाओ सड़क पे, बिठाओ 100 दिन तक सड़क पे, तो हम माने, निकालो, हम तो उनकी भी रक्षा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये राजनीति हो रही है, अपने अधिकार के लिए लड़ना राजनीति है तो ठीक है, ये राजनीति थी। संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आना, अगर 100 दिन तक बैठना तो ये राजनीति है, तो ये राजनीति सही है। अगर अपनी इज्जत को, बाबा साहब के मान सम्मान को झुकने नहीं देना, मान सम्मान के लिए लड़ना, अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति है, तो सही है। ऐसी राजनीति हम करेंगे, बार बार करेंगे। और लाइक आशुतोष हमेशा ये बात कहते हैं कि इफ एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिक्स देन डिसाइड योर पॉलिटिक्स। सो वी एज यूथ, एज अ अम्बेडकराइट यूथ, अम्बेडकरवादी होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया मेरी पॉलिटिक्स क्या होगी। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्या होगा, मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा साहब का सम्मान सर झुकने नहीं दूंगी, और वो चीज़ ठानी है। जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा यहाँ स्टैचू लगेगा, हम मूर्तियों के पीछे नहीं जा रहे, हम स्टैचू के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या है, हम कैसे असर्ट करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, हम अपने इतिहास को कैसे बचाएंगे। जब आपके हमारे बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे तो क्या देखेंगे कि सब कुछ लुट गया और आप देखते रहे, बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की चीजें आपके सामने टूटी और लगाई नहीं की, वो गुंडे मवालियों से तुम लोग लड़ नहीं पाए। तुम्हारी फर्जी डिग्री, हमारी जो PhD की डिग्री, मैं कहती हूँ मेरे लिए फर्जी है अगर मैं बोल नहीं पाई, लड़ नहीं पाई अपने अधिकारों के लिए। साथियों, ये जो चिट्ठी आज प्राचा साहब ने आपके सामने पढ़ी, ये चिट्ठी में क्या लिखा है, ये वो चिट्ठी है। दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल भी एक एम्प्लॉय है, सविता रॉय जैसे मैं एम्प्लॉय थी, उसको भी गवर्निंग बॉडी रखती है, जो कि चेयरमैन सबसे पावरफुल होता है। कॉलेज का कोई जो चेयरमैन होता है वो सबसे पावरफुल पोजीशन पे होता है। चेयरमैन अपॉइंट करता है, चेयरमैन हटाता है। उस चेयरमैन ने जब भारत सरकार को मेरी तरफ से एक चीज गई थी कि मेरे साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है, मेरे साथ ये सब किया जा रहा है, मुझे इलीगल तरीके से टर्मिनेट किया क्या, तो भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को सवाल पूछा कि बताओ कि क्यों निकाला गया। यूनिवर्सिटी को पूछा, डॉक्टर रितु को, तो उन्होंने जब कॉलेज से सवाल मांगा, जवाब मांगा, तो ये जो चिट्ठी है, ये कॉलेज की चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन लिखती है किनको,
भारत सरकार को। और जो प्राचा साहब ने पढ़ के बताया, लिखा है उसने कि किस तरीके से दलित विरोधी उसकी मानसिकता रही। जिस पहले कॉलेज में वो एक टीचर, आपको मैं हमेशा ये चीजें बोलती थी, लोगों को ये लगता था ऐसे ये लोग ये चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हम तथ्यों के साथ, मैं बार बार आपको कहती थी कि हमारा ऑफिस, हमारा संगठन MSC मिशन सेव कॉन्शियस, कभी भी हम लोग कोई भी बात प्राचा साहब या हम लोग कोई भी बात बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अम्बेडकरवादी, हम सच्चे लोग हैं, हमें प्रूफ करना होगा, पब्लिक को जवाब देना होगा, क्योंकि हमसे अगर कोई सवाल कर सकता है वो जनता की अदालत, और आप पत्रकार हमसे सवाल कर सकते हैं। तो ये जो आज सच आपके सामने लाया, ये उन दोगले भगोड़े ऐसे लोग जो अफवाह उठाते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है कि हम तथ्यों के साथ ये चीज बोल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी वाले ये चीज देख लें और सब ये चीज देख लें कि ये सबूत दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन ने दिया सरकार को कि ये जातिवादी प्रिंसिपल है। इसको पहले कॉलेज से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वहां की एक प्रिंसिपल थी अनूना मौर्य, जो पहली प्रिंसिपल बनी SC समाज की। एक ये टीचर थी, उनको इतना प्रताड़ित किया था इस औरत ने जाति को लेकर, और वही चीज मेरे साथ करी। ना जाने अन्य लोगों ने इतनी चिट्ठियां, ये जो आप धाराएं देख रहे हैं ना, जो प्राचा साहब ने लगवाई हैं कोर्ट में, ये धाराएं ऐसे नहीं लगी। ये धाराएं जो लगी हैं, ये पुराना जब उनका रिकॉर्ड निकाला गया, जब सबूत लाए गए, इस वजह से ये धाराएं लगी है जो नॉन बेलेबल है। किसी धारा में 2 साल, किसी धारा में 7 साल की सजा है। बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझे अब अपने समाज को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि मैं सही हूँ, मेरी लड़ाई सच्ची है? क्या मुझे ये प्रूफ करनी पड़ेगी? 100 दिन हो गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि पूरा प्रशासन उनके पीछे लग गया, उनका कुछ नहीं होना। तो हम भी आज आपको ये बताते हैं, होना नहीं होना, मौत तो होगी, उसके ऊपर कोई चीज है, पूरी दुनिया लग जाए, उसके पूरी दुनिया लग जाए। जब हमारी लड़ाई सच्ची है, हम सच्चे हैं, हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ना कोई करेंसी बनी जो हमें खरीद सकती है, ना कोई डर बना, ना कोई धमकी बनी जो हमें डरा सकती है। मैं बार बार आपको ये चीज कह रही हूँ। ये सोच लेते कुछ नहीं होगा तो वो लड़ाई जो एग्जैक्टली और जिन लोगों को ये वहम है कि पूरी, मेरे को ये पता, हमें ये पता चल चुका है कि वहां पे कुछ नहीं होना, तो आप अपना ये वहम आपके तक रखिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते तो हमारे आंदोलन को छोटा मत कीजिए। और मैं ये चीज आपको बता दूं कि आंदोलन आज ये दलित समाज की, ये SC ST OBC बहुजन समाज की विक्ट्री है कि आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। 100वें दिन तक हमारी उपलब्धि ये है कि हम संगठित हुए। बाबा साहब ने कहा था, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, और हम एजिटेट करें बिना डरे, बिना सिर झुकाए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए। ये हमारी जीत है। और हमने इस यूनिवर्सिटी में रहकर इन लोगों को दिखाया कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हम नहीं होने देंगे, हम SC ST का हक नहीं खाने देंगे, हम NFS नहीं होने देंगे। आज मेरे साथी जिनकी लाइनें पढ़ के मैंने आपको सुनाया, लक्ष्मण यादव, अभी भी आप नहीं जागोगे क्या? उस इंसान को प्रूफ करने की जरूरत है उसके अंदर टैलेंट क्या है। 14 साल पढ़ाने के बावजूद 14 मिनट के इंटरव्यू ने यह डिसाइड कर लिया कि लक्ष्मण यादव उस पोस्ट पे पढ़ाने के लायक नहीं है। लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर को निकाल दिया। मेरे पास ऐसी सूची है, लिस्ट है ऐसे लोगों की जो SC ST OBC के लोग 20-20 साल से, 15-15, 14-14 साल से, 10-10 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, निकाल दिए गए क्योंकि उन्होंने सर नहीं झुकाया। वो आपके अधिकार के लिए लड़ते थे, वो आपके लिए बोलते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, अंजाम कुछ भी हो लेकिन अपने समाज को जागरूक करेंगे, बोलेंगे। ये सजा है हम लोगों की। आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे इसलिए, और ये हम पे इल्जाम लगाओगे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भैया अगर ये पॉलिटिक्स है तो ठीक है, ऐसे पॉलिटिक्स का नाम देना। अगर ये पॉलिटिक्स है अपने समाज का सम्मान बचाना, अपने अधिकार बचाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, आई एक्सेप्ट दिस टाइटल। अगर ऐसा है तो, अगर आप घर से निकल के आ नहीं सकते, हमारे साथ यहाँ बैठ नहीं सकते, तो प्लीज इस तरीके की उच्छी बातें मत करो। और मेरे साथी लक्ष्मण यादव जिन्होंने हर आंदोलन लड़ा, वो क्यों नजरों में आए? क्योंकि उन्होंने रोस्टर मूवमेंट लड़ी हमारे साथ। ये सामने वाला गेट तोड़ दिया गया था अपने अधिकार के लिए, और आधे दिन के अंदर अध्यादेश पास हुआ था। 13 पॉइंट रोस्टर वापस ले लिया गया था और 200 पॉइंट रोस्टर वहां रहा। हमने 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर लड़ाई लड़ी। SC ST एक्ट को बचाने के लिए क्या गुनाह किया? एब्जॉर्प्शन मूवमेंट में जब सारे एडहॉक को निकाल दिया था, एब्जॉर्ब करने की लड़ाई थी। 4 दिसंबर को 2019 में वो लड़ाई हमने लड़ी। क्या अपराध किया? क्या अगर किसानों की जमीन का चक्कर था, MSP का चक्कर था, उनकी लड़ाई हमने लड़ी? अपराध क्या? शाहीन बाग में क्या मुसलमान हमारे देश के वासी नहीं है? अगर उनको टारगेट किया जाता, और असली टारगेट तो दलित आदिवासी थे उसमें भी, अगर उनके जल जंगल जमीन के लिए, आदिवासियों के लिए अगर हम SC NRC की आवाज उठाई तो हमने अपराध किया। ये हमारा अपराध है, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। सिर्फ लोकतंत्र नाम का रह गया। एग्जैक्टली। और अगर ये अपराध है, ये गुनाह है, तो कबूल है, ये गुनाह बार बार होगा। और सर उठा के, कोई बात नहीं, आप लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह तो हो लेकिन हमारे घर पे ना हो, तो ठीक है, हम लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, अपने सर कटवाने के लिए तैयार है। खोल दो अपनी जेलें। अगर हमारा कोई कसूर है तो प्रूफ करो। आप लोगों को पता है कि ये लोग सच्चे हैं। यही वो लोग हैं संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो सरेआम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम टारगेट हो रहे हैं। साथियों,
मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के ये अपील करती हूँ। 100 दिन पहले मैंने ये बात कही थी, मेरे लिए मोमबत्ती लेके नहीं आना। लो देख लो, एक और आपका साथी आज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि वो आपके लिए बोला। उसने सामाजिक न्याय की पाठशाला चढ़ाई। प्रोफेसर रतनलाल का क्या कसूर है? क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज को जागरूक करते हैं, वो अधिकार के लिए बताते हैं। और प्रोफेसर रतनलाल का प्रमोशन रोक दिया और ऐसे क्रिमिनल अंदर है। आपको क्या लगता है कि तोते का रटाया हुआ पार्ट है जो हम हर दिन बोलते हैं? यार ये हमारे दिल का दर्द है जो हम बयां करते हैं आपके सामने। किससे मांगे, किसको सुनाए? जाके अपने समाज को ही बोलेंगे ना। मेन मीडिया तो हमें कवर नहीं कर रही, तो सोशल मीडिया के राहे आपके तक हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं। तो ये दर्द किसको सुनाए? और आप ही लोग हमें इल्जाम लगाओगे, आप ही लोग हमारी बाहें छोड़ दोगे, हमें मजबूती नहीं दोगे। बोल दिया ना माननीय प्राचा साहब ने कि भाई 20% अदालतें आपको इंसाफ देंगी, 80% लड़ाई सड़कों से लड़नी होगी। तो हमें तो ये सिखाया गया है, हमें जो सिखाया गया हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि 20% कोर्ट पे जाओ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ से मिलेगा इंसाफ? जिस दिन तारीख लगती है जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। तो वेयर शैल वी गो? अगर बाबा साहेब हौसला छोड़ देते, अगर बाबा साहेब को किन लोगों ने, अपने आप से पूछो किन लोगों ने बाबा साहेब को हराया था, किन लोगों, आप हमें नहीं छोड़ो, हमें कोई परवाह नहीं है। वो तो उस टाइम की बात कर लो कि बाबा साहेब को नहीं छोड़ा था। तो बाबा साहेब के ऊपर इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी चुनौतियां थी। अगर बाबा साहेब हौसला छोड़ देते तो आज आप लोग इस विश्वविद्यालय में बैठ पाते, आज आप लोग सम्मान का जीवन जी पाते। नहीं, लेकिन वो आपके लिए ऐसा करके चले गए कि आज हम बोल पा रहे हैं, आप कवर कर पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो। तो ये लड़ाई हमें कुछ नहीं याद आता, हमें एक ही शख्स, एक इंसान दिखता है कि कारवां बाबा साहब ने जिस तरीके से बढ़ाया था, जिस तरीके से लड़ाई उन्होंने चली थी, सब क्रूरतियों के बावजूद वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो चलते गए। अपना सरबंस, पूरा परिवार तबाह हो गया, उनका खत्म हो गया, लेकिन वो आपके परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए वो चले, डटे रहे और करा उन्होंने, और करके दिखाया। बोल के नहीं, संविधान के अंदर लिख के आपको आपके अधिकार दे दिए कि मेरे बच्चों को मेरा समाज बोला, इनको कोई सताए नहीं, कोई प्रताड़ित ना करे। तो आज सत्ता में बैठे दलालों से हम कुछ नहीं मांग सकते, वो अपना बेच चुके हैं जमीर, वो हमारे है ही नहीं। लेकिन जो विपक्ष है, जो आप लोग हो, जो हम लोग हैं, क्या हम लोग एक साथ होकर लड़ाई भी नहीं लड़ सकते? और एक चीज और मैं कह दूं, शर्म करो भाई। तुम लोग बोलते हो मनुवादी मनुवादी मनुवादी, आज मेरे लिए अगर तुम अपने समाज के हो और अपनी बहन बेटी की टांगे खींच रहे हो तो सबसे बड़े मनुवादी तुम हो। वो मनुवादी बाद में है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं, सबसे पहली लड़ाई आपसे है कि अगर आप साथ नहीं आ सकते, कम से कम हौसला तो मत घटाओ, हौसला तो कम मत करो। मैं आज भी बोल रही हूँ, चाहे 100 डेज हुए, चाहे 100 के आगे एक और जीरो लग जाए, क्या हम 1 इंच भी हिलेंगे? क्या हम 1 इंच भी मूव करेंगे? हम हटेंगे यहाँ से? हम नहीं हटेंगे, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं। जैसे अमित शाह जी बोलते थे ना, 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तो वैसे ही ये चीज़ है। और मैं आज ये इतना ही कहूँगी, ये चीज़ आपको दे दूँगी, साथियों प्लीज़ इसको दिखाना ताकि मेरे समाज को पता चले, तथ्यों के साथ यहाँ बैठे हैं। और ये सिर्फ 0 पॉइंट कुछ % आपको सबूत दिए हैं हमने, हमारे पास भरे हुए सबूत मौजूद हैं। वो जैसे जैसे प्राचा साहब कहेंगे हम पब्लिक डोमेन में आपको देंगे, क्योंकि अब जैसे साहब ने कहा, फैसला जनता की अदालत करेगी। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा, हम इतने सक्षम हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और फैसला जनता की अदालत करेगी कि सही हम हैं, हम राजनीति कर रहे हैं या क्या करें, या हम गलत हैं। मैं एक चीज़, मुझे डॉक्टर ऋतु की बात से लगा कि कुछ लोग हमारे हौसला छोड़ रहे हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि हौसला ना छोड़ें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि डॉक्टर ऋतु ये लड़ाई जीत चुकी है अपनी पर्सनल। ये लड़ाई डॉक्टर ऋतु कब की जीत चुकी है। अगर जो लोग हौसला छोड़ रहे हैं ना, और ये लग रहा है उन्हें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, डॉक्टर ऋतु को ये यूनिवर्सिटी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है इनफॉर्मली कि आओ हम तुम्हें किसी भी कॉलेज में नौकरी दे देंगे। लेकिन ये आप हौसला रखो कि डॉक्टर ऋतु की इंडिविजुअल लड़ाई तो जीत चुकी वो, लेकिन डॉक्टर ऋतु क्या कह रही है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय डॉक्टर ऋतु अकेले के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है, सब प्रताड़ितों के लिए होता है। तो लड़ाई डॉक्टर ऋतु जीत चुकी है, हौसला ना छोड़े कोई भी, बुज़दिली ना लाएं अपने मन में, हम लोग लड़ेंगे। डॉक्टर ऋतु की लड़ाई पर्सनल हम जीत चुके हैं। हम हर एक प्रताड़ित की, हर एक बहुजन समाज के प्रोफेसर की लड़ाई जीतेंगे। हमारा टारगेट वो है। डॉक्टर ऋतु की लड़ाई तो हम पहले दिन ही जीत जाते। मैं ये हौसला दिला रहा हूँ, हौसला ना, हमारे साथी कोई भी अपना हौसला कम ना समझे और ना करे, ये ना सोचे कि कुछ नहीं होगा, होगा होगा होगा। डॉक्टर ऋतु अब संघर्ष कर्मी सभी साथी जो यहाँ हैं उन सबको धन्यवाद। साथियों, पिछले 100 दिन से हमारा ये आंदोलन, बहुजनों का ये आंदोलन, डॉक्टर ऋतु का आंदोलन, प्रसाद साहब का ये आंदोलन, और तमाम उन शोषित, उन वंचित वर्गों का आंदोलन जिनको यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में मारा जा रहा है, संस्थानिक हत्याएं की जा रही हैं, चाहे वो रोहित वेमुला रहे हो,
क्योंकि मैं क्यों बार बार उन लोगों का नाम लेता हूं जिनको मार दिया गया है, क्यों मैं उन लोगों का नाम बार बार यहाँ से क्यों लेते हैं हम, चाहे वो पायल तड़वी रहे हो या अभी IIT में अनिल कुमार रहे हो, तमाम पर डे रेप्स रहे हो दलितों के साथ। साथियों वो सब इन सब मुद्दों से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इन कैंपस में या इनसे पहले ऐसे कैंपस में हत्या हुई है, लेकिन एक प्रोफेसर, एक दलित महिला प्रोफेसर चीख चीख कर बार बार बोल रही है कि मुझे लड़ना है, मैं मरना नहीं, मुझे लड़ना सीखा है। बाबा साहब अम्बेडकर के उस आंदोलन को याद करते हुए, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के उस आंदोलन को याद करते हुए, जिन्होंने महिलाओं को, जिन्होंने दलितों को, तमाम बहुजनों को, तमाम शोषित वर्ग को लड़ना सिखाया, उन सबको याद करते हुए, उन सब की लेगेसी को ले जाते हुए डॉक्टर रितु ने ये लड़ाई शुरू की। और पहले दिन से हम इस कैंपस के स्टूडेंट, इस कैंपस के वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि इस कैंपस में ये तमाम भेदभाव ना हो, इन तमाम ऐसे संस्थानों में ये भेदभाव ना हो, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ मारा ना जाए, उनको छेड़खानी ना हो, उनको तमाम कैंपस में उसी अधिकार से जीना मिले जैसे यहाँ के संघ और RSS और तमाम अपर कास्ट मेंटेलिटी के लोग रह रहे हैं। क्योंकि साथियों अभी जैसे रात हमको पता चला, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सामाजिक न्याय की पाठशाला, एक बेहद समतावादी चैनल चलाते हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत पहले से तमाम संघर्षों पे इन्हीं सड़कों पे हमसे मिलते रहे। अब उनको इस कैंपस से निकाल देना ये बताता है इस कैंपस का फांसीवादी रवैया। इस कैंपस में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा के लोग जो जीतने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड जो प्रोफेसर कह रहे हो कि स्टूडेंट और प्रोफेसर सब बराबर है, हम लोग वो प्रोफेसर जो समाज को इक्वल रहने के साथ साथ एक अच्छा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का सपना भी देते हैं उन स्टूडेंट्स में। उनको सिखाते हैं कि जब आप घर से कैंपस आ रहे हो, जो विश्वविद्यालय का मतलब है वो एग्जैक्ट लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, रतनलाल, ये तमाम ऐसे प्रोफेसर सिखा रहे होते हैं, लेकिन उनको निकाल दिया जाता है। उनको आज भी इतना पढ़ाने के बाद, 14 साल पढ़ाने के बाद निकाल देना ये बेहद ही शर्म की बात है। और मुझे शर्म आती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये कैसा कैंपस बन गया है कि जब NDTF जीतता है तो वहां इतने कम्युनल नारे लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ जाकिर हुसैन जैसे कॉलेज में, या DRC या हिंदू कॉलेज या रामजस कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस में जो प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का महत्व क्या है, क्या हम इस कैंपस से सीखते हैं, क्यों JNU को रहना जरूरी है। इसलिए साथियों इस आंदोलन को 100 दिन हो गए और कल बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेंगे और इस आंदोलन को और तेजी से और मुखर रूप से इसी तरह ले जाएंगे और इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। 1:30 बजे आर्ट्स फैकल्टी इसी जगह पर। साथियों आप सब आए, आपका धन्यवाद। हम लोग डरे नहीं है, झुके नहीं है, हम इसी तरीके से, इसी मजबूती से, चाहे ठंड हो, बारिश हो, बिल्कुल निराश नहीं है। हमारे हौसले देख रहे हो, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर रितु, तमाम स्टूडेंट, तमाम जो हमारे साथी लोग अलग अलग गाँव से, अलग अलग जगह से आते हैं यहाँ पर, देख रहे हो हमारी मजबूती। हम और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। आप डिले कीजिए, लेकिन हम और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। इसमें आपकी सत्ता को उखाड़ के रहेंगे, इस ब्राह्मणवाद, मनुवाद को उखाड़ के रहेंगे, इस RSS की नींव को उखाड़ के रहेंगे। साथियों जय भीम, नील सलाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।